Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस नई यूट्यूब टेस्ट सीरीज में। साथियों, साइकोलॉजी की ये टेस्ट सीरीज आपके लिए यूट्यूब पर है। देखिए, 11th साइकोलॉजी की जो है वो पूरी हो चुकी है टेस्ट सीरीज। आज से एनसीईआरटी क्लास 12th साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल नए 10 प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं साथियों। बिल्कुल जहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान डायरेक्टली क्वेश्चन उठाता है, वहीं से आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा मित्रों। साथियों, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न को समझिए फिर आंसर दीजिएगा। बुद्धि का तात्पर्य है। पहला विकल्प है आपके सामने, व्यक्ति की अपने परिवेश को समझने की क्षमता ही बुद्धि है। आपके सामने दूसरा विकल्प है, व्यक्ति द्वारा विवेकपूर्ण चिंतन करना ही बुद्धि है। आपके सामने तीसरा विकल्प है, व्यक्ति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना ही बुद्धि है। और चौथा विकल्प है, इनमें से सभी सही है। तो साथियों, आराम से, बिल्कुल आराम से सोच समझकर आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट के एग्ज़ाम में, सी टेट या फिर अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं टेट भर्ती के, उसमें आते हैं मित्रों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा इसका चौथा विकल्प, इनमें से सभी सही है। बुद्धि का मतलब ये तीन जो यहाँ पर कथन किए गए हैं, तीनों ही कथन बुद्धि का अर्थ निकालते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर है सभी के? अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए, आपको 100% रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो मुझे वाजिब लगेगा कि हाँ भाई यार, इसका रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए, तो 101% मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा साथियों। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, किसी व्यक्ति की कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की संभावना कहलाती है बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि और अभिव्यक्ति। तो साथियों, प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न को समझिए। मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप दोगे तो वहाँ आपको खुद को ही प्रश्न समझना होगा और उसी आधार पे आप आंसर देते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर भी प्रश्न का पढ़कर आराम से समझकर इसका आंसर दीजिए साथियों। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अभिक्षमता। इसको कहा जाता है अभिक्षमता, कि कोई व्यक्ति है, उसका कुछ विशिष्ट कौशलों को यदि वो अर्जित करता है, और ये संभावना ही यहाँ पर कहलाएगी अभिक्षमता। कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की संभावना कहा जाता है अभिक्षमता को मित्रों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 आता है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है, टॉरेंस, गिलफोर्ड, बाकर मेहंदी, पासी, परमेश, कोगन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किस विशेष क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो नाम देख लीजिए। वैसे आप गिलफोर्ड को सिर्फ एक ही मनोवैज्ञानिक को देखकर अंदाजा मत लगा लेना। यहाँ पर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, ये एक निश्चित क्षेत्र में इन्होंने काम किया है और यहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र में इनका अच्छा नाम भी है साथियों। तो उस क्षेत्र में आपको आंसर देना है कि कौन सा वो क्षेत्र है। विकल्प है बुद्धि, सृजनात्मकता, चिंतन और अधिगम। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक को सोच देख करके आपको आंसर नहीं देना है। इसका जो राइट आंसर आता है साथियों वो रहेगा सृजनात्मकता। देखिए, आप गिलफोर्ड की कहोगे कि सर गिलफोर्ड ने तो बुद्धि के संदर्भ में भी दिया था, लेकिन जो बाकर मेहंदी है, पासी है, परमेश है, कोगन है, टॉरेंस है मित्रों, ये सभी मनोवैज्ञानिक सृजनात्मकता के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। इसलिए आपका सृजनात्मकता वाला विकल्प ही यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4 क्या है? चौथा प्रश्न है, ये समझ के ऊपर आधारित प्रश्न है। आप इस चीज़ को रटकर सही नहीं कर सकते, बल्कि आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। प्रश्न है 4 मित्रों, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के संबंध में सत्य कथन है।
तो आपको सत्य कथन देखना है, असत्य नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ सत्य कथन, जो सही बात है उसको राइट करना है आपको। विकल्प है, जिस व्यक्ति में बुद्धि जितनी अधिक होती है सृजनात्मकता भी उतनी ही अधिक होगी। ये आपका प्रथम विकल्प है, विकल्प को समझिए। आपका दूसरा विकल्प है, बुद्धि का सृजनात्मकता से कहीं तक भी संबंध नहीं है। आपके सामने तीसरा विकल्प है, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील होता है। और आपके पास चौथा विकल्प है, सृजनात्मकता एक औसत या उच्च बुद्धि वाले बालक में भी हो सकती है। तो साथियों सोचिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए। साथियों बिल्कुल जिन्होंने यहाँ पर विकल्प नंबर 4 का चयन किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए मैं इस प्रश्न को आपको समझाता हूँ कि पहला कथन है इसमें कि जिस व्यक्ति में बुद्धि जितनी अधिक होगी सृजनात्मकता भी उतनी अधिक होगी। ऐसा नहीं है, हर एक बालक जो बुद्धिमान होता है वो सृजनशील नहीं होता है साथियों, तो आपका ये गलत हो गया। दूसरा है, बुद्धि का सृजनात्मकता से कहीं तक भी संबंध नहीं है। तो मान किसी के पास 0% बुद्धि है तो क्या वो सृजनशील हो जाएगा? नहीं होगा। बुद्धि होना जरूरी है, भले वो ज़्यादा यूनिक की प्रतिभाशाली वाली ही हो, कम भी हो सकती है, लेकिन बुद्धि का कुछ तो यहाँ पर संबंध होता है और इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील होता है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक जो सृजनशील नहीं होता है। और चौथा विकल्प किस आधार पर सही है कि सृजनात्मकता एक औसत या उच्च बुद्धि वाले बालक में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि रखे सिर्फ वही बालक सृजनशील हो। एक औसत बुद्धि बालक भी सृजनशील हो सकता है और औसत से थोड़ा ज़्यादा बुद्धि रखने वाला मतलब उच्च बुद्धि रखने वाला बालक भी सृजनशील हो सकता है। इस आधार पे मित्रों विकल्प नंबर 4 101% यहाँ पर सही है, चौथा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। तो मित्रों पांचवा प्रश्न आता है आपका, संवेगात्मक बुद्धि का संबंध है ज्ञानात्मक पक्ष से है, व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष से, व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से है, या व्यक्ति के क्रियात्मक पक्ष से है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो संवेग इमोशन का मतलब भाव, व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से संवेगात्मक बुद्धि का संबंध होता है। संवेगात्मक बुद्धि जो है इसको दिया था सेलोवी और मेयर ने साथियों, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, EI जिसको कहा जाता है इंग्लिश में शॉर्ट में। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस, और जबकि नॉर्मल क्या होता है IQ होता है साथियों, यहाँ EI है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। अब नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ तो आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आप। छठा प्रश्न आता है मित्रों, भारतीय परंपरा में बुद्धि की कितनी क्षमताएं स्वीकार की गई है? तो आपको भारतीय परंपरा में जो बुद्धि की क्षमताएं स्वीकार की गई है वो बताना है मित्रों। विकल्प है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है साथियों। जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार बुद्धि की जो क्षमताएं हैं उनकी यहाँ पर संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है साथियों। एक तो जिसे यहाँ पर उद्यमी क्षमता इन्होंने माना है, एक संवेगात्मक क्षमता माना है, एक सामाजिक क्षमता माना है और एक संज्ञानात्मक। लगभग यही 4 क्षमताएं भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि की स्वीकार की गई है। तो आपका चौथा ही विकल्प 101% सही है। एक बार और मैं क्लियर करके वापस कि भाई 4 क्षमताएं कौन कौन सी है मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा साथियों। हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो गया है, वैसे लगभग सही बताई है लेकिन फिर भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अब। 7वां प्रश्न कौन सा आता है? यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प राइट है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 आता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण भारत में निर्मित होने के साथ ही निष्पादन परीक्षणों में आता है? तो 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो कि भारत में ये बुद्धि परीक्षण बना होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो होना चाहिए। तो उसका आपको चयन करना है साथियों। देखिए एक तो होता है शाब्दिक का सीधा सा मतलब है कि जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कार्य को नहीं देखा जाता है,
और जो निष्पादन वाला टेस्ट होता है इसमें व्यक्ति के कार्यों को देखकर उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत और भारत में निर्मित होने वाला दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो विकल्प है आपके सामने एस जलोटा का मानसिक योग्यता समूह परीक्षण, एस के कुलश्रेष्ठ का स्टर्नफोर्ड विनय परीक्षण का भारतीय अनुकूलन, प्रमिला पाठक का डॉक्टर एम.एन. उदय शंकर द्वारा विकसित CIE शाब्दिक समूह परीक्षण। तो साथियों इनमें से वो कौन सा परीक्षण है जो निष्पादन परीक्षणों में आता है और जो भारत में निर्मित भी हुआ है। वैसे देखिए मित्रों ये चारों ही परीक्षण भारत में निर्मित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमिला पाठक का डॉक्टर एम.एन. परीक्षण है ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है और ये भारत में निर्मित भी हुआ है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। बाकी ये तीनों भी भारत में ही बने हैं, किंतु इन तीनों को परफॉर्मेंस टेस्ट में न रखकर ये शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न है बुद्धि के शाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है शिक्षित लोगों पर, अशिक्षित लोगों पर, किसी पर भी और इनमें से कोई नहीं। तो जो शाब्दिक परीक्षण है उसका प्रयोग किन पर किया जाता है मित्रों? देखिए जो शाब्दिक वर्बल टेस्ट जिसको आप कहते हो इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोगों पर ही किया जाता है। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है यहाँ पर वो बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों आज का। मित्रों प्रश्न नंबर 9 आता है बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया जर्मन मनोवैज्ञानिक ने, ग्रीक मनोवैज्ञानिक ने, यूनान मनोवैज्ञानिक ने और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने। तो साथियों प्रश्न को समझिए। नॉर्मल ये प्रश्न है, रीट एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन मैंने विकल्प चेंज कर दिए। वहाँ विकल्प अलग थे, यहाँ विकल्प अलग है। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है भाई। देखिए ये जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था ये 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा। वैसे तो साथियों बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित करने में एक तो यहाँ पर नाम आता है टर्मन का और एक और यहाँ पर नाम आता है विलियम स्टर्न का। इन दोनों का ही इसमें नाम आता है। और मित्रों ये थे विलियम स्टर्न जर्मन मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे मित्रों? ये जर्मन मनोवैज्ञानिक। अब देखिए इसलिए इसका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अब एक चीज़ अपना आती है बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है मित्रों वो विलियम स्टर्न के द्वारा सन 1912 में दिया गया था। विलियम स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र या संप्रत्यय दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जर्मन मनोवैज्ञानिक राइट आंसर आपका रहेगा। अब उसके बाद में 1916 में टर्मन ने इसमें संशोधन किया था और मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 का प्रयोग इन्होंने 1916 में किया था टर्मन ने। तो यहाँ पर सबसे पहले तो विलियम स्टर्न ने ही दिया था, इसलिए यहाँ पर जर्मन मनोवैज्ञानिक आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे साथियों। बालक की कालानुक्रमिक आयु से तात्पर्य है बालक की काल्पनिक आयु, बालक की वास्तविक आयु, बालक की मानसिक आयु और उपरोक्त सभी। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है, उस पर बिल्कुल कमेंट करके जाए। अगर प्रश्न में अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो बिल्कुल कमेंट करके जाए। मैं 101% इस प्रश्न को आपको बिल्कुल क्लियर करके विथ प्रूफ आपको बता दूंगा अगले वीडियो में बिल्कुल, या फिर कोई पोस्ट डाल दूंगा साथियों। लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट इस प्रश्न नंबर 9 से संबंधित हो तो बिल्कुल कमेंट करके जाए साथियों। 101% अगले वीडियो में आपका प्रत्येक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बालक की कालानुक्रमिक आयु से तात्पर्य है बिल्कुल मित्रों जो बालक की वास्तविक आयु होती है जन्म से लेकर के वर्तमान तक की जो अवधि होती है वही बालक की कालानुक्रमिक आयु कहलाती है। इसलिए मित्रों यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 2 सही है। तो कमेंट करके जाए कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे हिंदी का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही शानदार।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न छांटे हैं। तो साथियों 9 बजे वाले टेस्ट को जरूर देवें। मिलते हैं अगले वीडियो में।